मध्यकालीन इतिहास के क्रम में 1206 से लेकर 1526 तक का जो समय है उसे भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है। और दिल्ली को केंद्र बनाने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब दिल्ली को राजधानी बनाया उसके बाद इसे दिल्ली सल्तनत या दिल्ली साम्राज्य के नाम से जाना गया और सल्तनत काल के शासकों को सुल्तान की उपाधि दी गई। यह शुरुआत अरबों के भारत आक्रमण से प्रारंभ हुई, जब प्रारंभिक अरब शासकों ने भारत पर आक्रमण करते हुए भारतीय क्षेत्रों को प्रारंभ किया। 11वीं व 12वीं शताब्दी में तुर्कों की भारत विजय ने अंततः 13वीं शती के आरंभ 1206 में भारत में तुर्की साम्राज्य राज्य दिल्ली सल्तनत की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर दिया। 1206 से 1220 तक भारत में शासन करने वाले तुर्की विभिन्न नामों से जाने जाते थे, जैसे मुइज्जी, कुतुबी, शमसी, बलबनी, पठान, गुलामवंशी शासक, आरंभिक तुर्क सुल्तान, तुर्क ममलुक, इल्बरी तुर्क आदि। सामान्यतः इन्हें ममलूक शब्द का उपयोग इनके लिए किया जाता है, जिसका अर्थ होता है दास्ता से मुक्त कहा जाता है। इन सभी को गुलाम, पठान या इल्बरी कहना उचित नहीं है, क्योंकि न तो वे पठान थे और न ही गुलाम थे। इन्हें इल्बारी भी कहना अनुचित है, क्योंकि सिर्फ इल्तुतमिश के विषय में यह निश्चित तौर पर ज्ञात है कि वो इल्बरी कबीले का था। शेष अन्य ऐबक, बलबन इस वजह से संबंधित नहीं थे। इसलिए अनेक आधुनिक इतिहासकार दिल्ली के इन आरंभिक शासकों को आदि तुर्क के नाम से जानते हैं, अर्थात सल्तनत काल के प्रारंभिक शासकों ने भारत में तुर्की सत्ता को जो स्थापित किया था, तो इनका संबंध आदि तुर्क के नाम से था। और यह संबोधन उन्हें ऐतिहासिक दृष्टिकोण या ऐतिहासिक साहित्यों के आधार पर दिया गया। सल्तनत काल या तुर्की सत्ता की स्थापना के साथ सोर्सेस ऑफ फॉर द हिस्ट्री ऑफ द सल्तनत पीरियड, अर्थात सल्तनत काल के इतिहास के सूत्र क्या क्या थे। जैसे मुसलमानों में इतिहास लेखन की परंपरा थी। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों की तुलना में मध्यकालीन भारतीय इतिहास, या यूँ कहा जा सकता है कि सल्तनत काल के स्रोतों की बहुलता देखी जाती है। इस काल के ऐतिहासिक साहित्य प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। सल्तनतकालीन इतिहास के अध्ययन के लिए पुरातात्विक स्रोतों की अपेक्षा साहित्यिक स्रोत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होते हैं। इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के साथ ही अनेक अरब यात्री एवं धर्म प्रचारक भारत आए। इन लोगों ने भारत के विभिन्न भागों का विवरण अपने ग्रंथों में प्रस्तुत किया, जो भौगोलिक एवं ऐतिहासिक अध्ययन के लिए प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध कराते हैं। सिंध पर अरबों के आधिपत्य के पश्चात भारतीय इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक साहित्य अधिक मिलने लगते हैं। फतहनामा अथवा चचनामा तथा बिलादुरी की रचना फतह उल बुल्दानी में हमें सिंध के इतिहास की जानकारी मिलती है। इसी प्रकार कल्हण की राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास मिलता है। राजतरंगिणी को संस्कृत की एकमात्र उपलब्ध ऐतिहासिक रचना माना जाता है। भारत पर तुर्की विजय और सल्तनत की स्थापना के पश्चात फारसी भाषा में लिखे गए ऐतिहासिक कृतियों की संख्या बढ़ जाती है। मध्यकाल में साहित्यिक स्रोतों की संख्या बढ़ने के अनेक कारण थे। बगदाद में 8वीं शताब्दी के अंतिम चरण तक
कागज का प्रचलन प्रारंभ हो गया था, इसलिए लिखने की परंपरा विकसित हुई। और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि मुसलमानों, अरबों, ईरानियों, बुद्धिजीवियों में इतिहास लेखन एक स्वतंत्र विद्या के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका था। अरबों में वंशावलियों के अध्ययन में गहरी दिलचस्पी, महमूद साहब के पैगंबर की रचनाओं हदीस के संकलन में मुसलमानों की अभिरुचि, और कस्तूनियाई और संस्कृतियों के संपर्क ने ऐतिहासिक लेखन की परंपरा को बढ़ावा दिया। परंतु मुसलमानों, अरबों और ईरानियों को ऐतिहासिक दृष्टिकोण एक समान नहीं था। इसमें कुछ अंतर देखने को जाते हैं। उदाहरण के लिए अरबों द्वारा लिखित कुछ रचनाएं सामान्य इतिहास से अधिक संबंधित थी, जबकि ईरानियों की रचनाएं केवल राज दरबार और शासकों की जीवनी और उपलब्धियों तक ही सीमित थी। दिल्ली सल्तनत में इतिहास लेखन की जो परंपराएं विकसित हुई, उसमें ईरानी परंपरा को ही ग्रहण किया गया, क्योंकि भारत में अन्य राज्य स्थापित करने वाले शासक ईरानी सभ्यता और संस्कृति से अधिक प्रभावित थे। स्रोतों का वर्गीकरण जो किया जाता है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए जो स्रोत उपलब्ध हैं, उन्हें सुविधानुसार दो भागों में विभक्त किया जाता है, साहित्यिक एवं पुरातात्विक। इस समय साहित्यिक स्रोत अनेक प्रकार के मिलते हैं, जिनकी तुलना में पुरातात्विक स्रोतों का उतना अधिक महत्व नहीं रह जाता है, जितना उनका महत्व प्राचीन काल के अध्ययन के लिए है। साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत सामान्य ऐतिहासिक ग्रंथों, जीवनियों, यात्रा वृत्तांतों, प्रशासनिक दस्तावेजों इत्यादि का उल्लेख किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अनेक साहित्यिक रचनाएं, विशेषकर अमीर खुसरो की रचनाएं भी इतिहास के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसी तरह सूफी संतों से संबंधित रचनाएं भी यदाकदा ऐतिहासिक महत्व की जानकारी उपलब्ध कराती है। पुरातात्विक स्रोतों में स्मारकों, अभिलेखों एवं सिक्कों का उल्लेख किया जा सकता है। साहित्यिक स्रोतों, सल्तनतकालीन साहित्यिक रचनाओं को, जिनसे तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है, निम्नलिखित 5 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। सामान्य ऐतिहासिक रचनाएं। सामान्य ऐतिहासिक रचनाओं में समस्त विश्व अथवा यदाकदा मुस्लिम जगत के सामान्य इतिहास का वर्णन किया गया है, और इसी संदर्भ में भारत में मुस्लिम शासन का भी उल्लेख हुआ है। ऐसी रचनाओं में प्रमुख है मिन्हाज उल सिराज की तबकात नासिरी। मिन्हाज एक आलिम थे तथा सत्ता केंद्र के अत्यंत निकट थे। अंततः उनकी रचना में ऐसे व्यक्तियों का चिंतन परिलक्षित होता है जो स्वयं भारत में तुर्की शासन की स्थापना में योगदान कर रहा था। तबकात नासिरी में इस्लाम के उदय से पूर्व विभिन्न पैगंबरों की जीवनी है, और इस्लाम की उत्पत्ति से लेकर इल्तुतमिश द्वारा संगठित शमसी सामंतों के दल का इतिहास का वर्णन है, जिन्हें तबकात कहा जाता है। इनमें ऐतिहासिक घटनाओं के अतिरिक्त महापुरुषों की जीवनियां भी संकलित है। इस पुस्तक में पहली बार दिल्ली सल्तनत का क्रमबद्ध विवरण देखा जाता है। मिन्हाज ने यहाँ अपना इतिहास समाप्त नहीं किया, बर्नी ने वहीं से इतिहास लिखना प्रारंभ किया। मिन्हाज की पुस्तक की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि इसमें तिथि क्रम पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है, तथापि इससे रचना का महत्व कम नहीं हो जाता है। इस श्रेणी की रचनाएं दिल्ली सल्तनत के इतिहास से संबंधित है। ऐसे ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ है जियाउद्दीन बर्नी की तारीख है फिरोज शाही की पुस्तक, जो 1357 से 1358 में पूरी हुई। बर्नी ने दिल्ली सल्तनत का इतिहास इल्तुतमिश के शासनकाल में प्रारंभ किया और
फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के आरंभिक 6 वर्षों तक इसका विस्तार किया जाता है। इस काल में उत्तर भारत के इतिहास के लिए यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। मिन्हाज की तरह बर्नी भी राजदरबार के निकट थे, परंतु फिरोज शाह तुगलक से उनके संबंध बिगड़ गए और कुछ समय उन्हें कैद में बिताना पड़ा। बर्नी ने अपने इतिहास की रचना मुख्यतः अमीर और कुलीन वर्गों के लिए की है। वे मिन्हाज के समान मुसलमानों के विश्व संबंधी इतिहास की रचना करने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि सिर्फ भारत पर ही अपना अध्ययन ध्यान रखते हैं। उनके ग्रंथ में विभिन्न अध्याय अलग अलग शासन कालों से संबद्ध है। प्रत्येक अध्याय के आरंभ में शाही राजकुमारों एवं अमीरों की सूची दी गई है। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल 11 अध्यायों में विभक्त है। बर्नी की रचना को आम तौर पर विश्वसनीय माना जाता है, क्योंकि इसमें उल्लिखित अनेक घटनाओं के वे प्रत्यक्षदर्शी थे, लेकिन उनकी रचना में पूर्वाग्रह अत्यधिक प्रबल है। तारीख फिरोज शाही के तिथि क्रम में भी दोषपूर्ण है। जियाउद्दीन बर्नी अपने समूचा सूचना तंत्र के विषय में भी सावधान नहीं थे। नैतिक उपदेश निहित ऐतिहासिक रचनाएं। सल्तनत काल में अनेक ऐसी रचनाएं भी हुई जिनमें राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन के विवरण के अतिरिक्त विभिन्न शासकों की नीतियों के गुण दोषों और राजनीतिक आदर्शों की भी चर्चा की गई है। बर्नी के फतवा है जहादिरी में यह बात स्पष्ट तौर पर देखी जा सकती है। बर्नी की यह ऐतिहासिक कृति नहीं है, बल्कि यह विविध विषयों पर उनके विचारों की अभिव्यक्ति मात्र है। इसलिए वे सुल्तान को सदैव इस्लाम का संरक्षण करने, शरीयत को लागू करने, गैर मुस्लिमों को दंडित करने और अनैतिक कार्यों पर प्रतिबंध लगाने की सलाह देते हैं। बर्नी की यह धारणा थी कि प्रशासनिक कार्यों से दार्शनिकों, बुद्धिजीवियों, निम्न कुल में जन्मे लोगों को अलग रखना चाहिए तथा शासन का भार पवित्र एवं धार्मिक व्यक्तियों को सौंपना चाहिए। शम्स ए शिराफ अशीफ ने अपनी पुस्तक तारीख फिरोज शाही में फिरोज शाह तुगलक के राज्यकाल की स्थिति का वर्णन 90 अध्यायों में किया है। इसमें फिरोज शाह तुगलक के जीवन और कार्यों का वर्णन भी है। प्रशस्तियाँ। सल्तनत काल में अनेक प्रशस्तियों की भी रचना की गई। इसमें शासक विशेष की उपलब्धियों का गुणगान किया गया है। ऐसी प्रशस्तियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है बदरुद्दीन द्वारा रचित शाहनामा। इसमें मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकलापों का वर्णन किया गया है। साहित्यिक दृष्टिकोण से यद्यपि यह ग्रंथ अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु इसका ऐतिहासिक महत्व बहुत अधिक है। ऐतिहासिक महत्व की साहित्यिक रचनाएं। सल्तनत काल में अनेक वैसी साहित्यिक रचनाएं हुईं जो पूर्णतः ऐतिहासिक नहीं होते हुए भी ऐतिहासिक महत्व की है। जैसे अमीर खुसरो द्वारा इतिहासकार से अधिक साहित्यकार के रूप में विख्यात थे, परंतु चूंकि वे दरबार में लंबे समय तक संबद्ध रहे, इसलिए उनकी रचनाओं में ऐतिहासिकता की झलक भी मिलती है। वे क्रमशः केकुबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और मुबारक शाह खिलजी के समय में राज दरबार से संबंध थे। उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की, परंतु खुसरो की जो प्रमुख पुस्तक है उनकी लेखन शैली मसनवी लिखे। फतवा उल फुतूह में जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों एवं अन्य राजनीतिक घटनाओं का उल्लेख मिलता है। खजाइन उल फतूह तारीख अलाई में अलाउद्दीन खिलजी के शासन के आरंभिक वर्षों का चित्रण किया गया है। उसके सैनिक अभियानों तथा मलिक काफूर के दक्कन अभियानों, सैन्य संगठन और भौगोलिक महत्व की अनेक जानकारियां इसमें भी दी गई हैं। इसमें मंगोल आक्रमणों का वर्णन भी मिलता है। इस रचना का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि एकमात्र यही ग्रंथ अलाउद्दीन का समसामयिक विवरण प्रस्तुत करता है। खुसरो की अन्य रचनाओं में उल्लेखनीय है आशिका, नूह सिफहर और तुगलक नामा,
आशिका में अलाउद्दीन की गुजरात एवं मालवा विजय, नूप सिपहर में मुबारक खिलजी और उसके समय की सामाजिक स्थिति तथा तुगलकनामा में खुसरो शाह और गयासुद्दीन तुगलक के संघर्ष को दिखाया गया है। तुगलकनामा तुगलक वंश के इतिहास के लिए एक बहुमूल्य स्रोत है। इसमें गयासुद्दीन तुगलक द्वारा खुसरो खां के दमन और सत्ता की स्थापना की परिस्थितियां विशेष राजनीतिक महत्व की है। एजाज ए खुसरवी से भी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती है। खुसरो के ग्रंथ देवल रानी खिजर खां से भी ऐतिहासिक तथ्यों पर प्रकाश पड़ता है। इसमें अलाउद्दीन के पुत्र खिजर खां, गुजरात के शासक कर्णदेव की पुत्री देवल रानी की प्रेम कथा वर्णित है। खुसरो के अन्य उल्लेखनीय ग्रंथ हैं वस्तु लहायात, निहायतुल कमाल इत्यादि। खुसरो की रचनाओं में बरनी की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय तिथि क्रम मिलता है। इसके साथ ही तत्कालीन सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का अच्छा चित्रण अमीर खुसरो की रचनाओं में हुआ, उतना अन्य किसी रचना में नहीं हुआ। अन्य विविध ग्रंथ साहित्यिक रचनाओं के अतिरिक्त सल्तनत काल में अनेक अन्य ग्रंथ लिखे गए। अरबी, फारसी, संस्कृत, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में भी लिखे गए जो सल्तनतकालीन इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। ऐसे ग्रंथों में फखरुद्दीन की तारीख है फखरुद्दीन, फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा फुतहात है फिरोज शाही, ख्वाजा अब्दुल मलिक इसामी की पुस्तक फतू अल सनातनी प्रमुख है, जिन्होंने इस ग्रंथ को अलाउद्दीन बहमद शाह को समर्पित किया है। इसामी ने महमूद बिन तुगलक के कार्यों की आलोचना की है। इसमें तुगलक सुल्तान को भद्दे ढंग से प्रस्तुत किया गया। अहमद यादगार की पुस्तक तारीख सलातिन अफगानी ने से लोधी शासन पर प्रकाश पड़ता है। यहिया बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। आदनुल मुल्क मुल्तानी की पुस्तक इंशाए माहुरा से फिरोज शाही तुगलक के प्रशासन एवं तारीख सिंध, मिरात सिकंदरी से गुजरात की स्थिति के विषय में पता चलता है।